बुढ़ापे का इश्क, चंपा ने पूरी की मदन की आखिरी ख्वाहिश। ये वीडियो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में फैलते अपराधों को जागरूकता फैलाना है। हम किसी भी प्रकार के हिंसा का समर्थन नहीं करते। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। आज की हमारी कहानी हुमायूंपुर, दिल्ली की है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का मैसेज सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बुढ़ापे का इश्क, चंपा ने पूरी की मदन की इच्छा। हुमायूंपुर, दिल्ली की सच्ची घटना। संजय वर्मा का परिवार दिल्ली के हुमायूंपुर में रहता था, लेकिन उसके पिता मदन मोहन वर्मा रिटायरमेंट के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा में अकेले ही रहते थे। पिता और पुत्र अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। 22 जुलाई 2017 की सुबह भजनपुरा में मदन मोहन के पड़ोस में रहने वाले विजय ने संजय वर्मा को फ़ोन करके बताया, आपके पिता के कमरे का कल सुबह से ताला बंद है। उनके कमरे से तेज़ बदबू आ रही है। विजय की बात सुनकर संजय वर्मा को पिता की चिंता हुई। उन्होंने उसी समय पिता का नंबर मिलाया तो उनका फ़ोन स्विच्ड ऑफ मिला। फ़ोन बंद मिलने पर उनकी चिंता और बढ़ गई। इसके बाद वो भजनपुरा के सी ब्लॉक स्थित अपने पिता के तीसरी मंजिल स्थित कमरे पर पहुंच गए। संजय को भी पिता के कमरे से तेज दुर्गंध आती महसूस हुई। उसके मन में तरह तरह की आशंकाएं आने लगीं। कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं घट गई। ये सोचकर उसने अपने मोबाइल फ़ोन से दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम को फ़ोन करके पिता के बंद कमरे से आ रही बदबू की सूचना दे दी। ये क्षेत्र थाना भजनपुरा के अंतर्गत आता था, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम से ये सूचना थाना भजनपुरा को प्रेषित कर दी गई। सूचना पाकर एएसआई हरकेश कुमार हेड कांस्टेबल सतेंद्र कुमार को अपने साथ लेकर घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। जैसे ही वो भजनपुरा के सी ब्लॉक स्थित मकान नंबर 412 की तीसरी मंजिल पर पहुंचे, वहां बालकनी पर कुछ लोगों की भीड़ लगी दिखाई दी। उन्हीं के बीच संजय परेशान हालत में मिला। एएसआई हरकेश कुमार को अपना परिचय देते हुए संजय ने बताया, सर, मैंने ही पीसीआर को फ़ोन किया था। जिस कमरे से बदबू आ रही थी उसके बाहर ताला लगा था। इससे उन्होंने सहज ही अनुमान लगा लिया कि ज़रूर कोई अप्रिय घटना घटी है। इसलिए उन्होंने इसकी जानकारी थाना प्रभारी अरुण कुमार को दे दी। कुछ ही देर में थाना प्रभारी अन्य स्टाफ के साथ वहां आ पहुंचे। कमरे के बाहर लटके ताले की चाबी संजय के पास नहीं थी, इसलिए पुलिस ने ताला तोड़ दिया। दरवाज़ा खुलते ही दुर्गंध का झोंका आया। पुलिस कमरे में दाखिल हुई तो पूरब दिशा की ओर की दीवार से सटे दीवान के अंदर एक अधेड़ आदमी की सड़ी गली लाश एक कार्टून में बंद मिली। लाश देखकर संजय रोने लगा, क्योंकि वो लाश उसके पिता मदन मोहन वर्मा की थी। अरुण कुमार ने मौके पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भी बुला लिया। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम का काम निपट गया तो पुलिस लाश का निरीक्षण करने लगी। मृतक के सिर के पीछे चोट का गहरा निशान था। दीवान के बॉक्स में और उसके नीचे कमरे के फर्श पर खून फैला था, जो सूख चुका था। इससे अनुमान लगाया कि यह हत्या 2-3 दिन पहले की गई थी। कमरे में मौजूद सारा सामान अपनी जगह मौजूद था। इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि हत्यारे का मकसद लूटपाट नहीं था। हत्या क्यों की गई, ये जांच के बाद ही पता चल सकता था। पुलिस ने मौके की जरूरी कार्रवाई निपटाने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया। इसके बाद थाने आकर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले की जांच अतिरिक्त थाना प्रभारी राजीव रंजन को सौंपी। इंस्पेक्टर राजीव रंजन ने इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए संभावित सुराग की तलाश में दोबारा घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मृतक के बेटे संजय वर्मा और वहां रहने वाले पड़ोसियों से काफी देर तक पूछताछ की। पड़ोसी विजय ने बताया कि उन्होंने आखिरी बार मदन मोहन वर्मा को 20 जुलाई की रात 10:30 बजे कमरे के बाहर देखा था। संजय ने उन्हें बताया था कि उसके पिता शुरू से ही अलग मिजाज के व्यक्ति थे। घर के लोगों में वो ज्यादा रुचि नहीं लेते थे। रिटायरमेंट के बाद बेटे और बहुओं के होते हुए भी वो यहाँ भजनपुरा में अलग रहते थे। उनकी देखभाल करने नौकरानी चंपा आती थी। वो घर की साफ सफाई, खाना बनाने के साथ उनके कपड़े भी धोती थीं। नौकरानी चंपा का जिक्र आते ही इंस्पेक्टर राजीव रंजन उसमें रुचि लेने लगे। उन्होंने विजय को थाने में बुलाकर पुनः पूछताछ की। उन्होंने नौकरानी के स्वभाव और उसके मदन मोहन के यहाँ आने और घर जाने के समय के बारे में पूछा। विजय ने बताया कि चंपा मदन मोहन वर्मा के काफी करीब थी। जिस दिन से उनके दरवाजे के बाहर ताला लगा था, पिछली रात को नौकरानी चंपा के जवान बेटे प्रेमनाथ को एक अन्य लड़के के साथ मकान के नीचे टहलते देखा था। इंस्पेक्टर राजीव रंजन विजय से चंपा का पता हासिल कर वो करावल नगर स्थित उसके घर पहुंच गए। चंपा और उसका पति कल्लन घर पर ही मिल गए। इंस्पेक्टर राजीव रंजन ने चंपा से पूछताछ की तो उसने बताया, कल सुबह मदन मोहन वर्मा के यहाँ काम करने गई थी, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद होने के कारण लौट आई थी।
उस वक्त चंपा का बेटा प्रेमनाथ घर पर मौजूद नहीं था। राजीव रंजन चंपा से उसके बेटे का मोबाइल नंबर लेकर थाने आ गए। अगले दिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि मदन मोहन का पहले गला घोंटा गया था। उसके बाद में सिर पर घातक चोट पहुंचाई गई थी। इससे इंस्पेक्टर राजीव रंजन सोचने लगे कि ऐसी क्रूर हरकत तो कोई दुश्मन ही कर सकता है। ये दुश्मन कौन हो सकता है? जांच में पुलिस को पता चला था कि सरकारी नौकरी के रिटायर होने के बाद का सारा पैसा मदन मोहन के बैंक अकाउंट में जमा था। वो किसी से पैसा न तो उधार लेते थे और न ही किसी को देते थे। और तो और बेटों को भी उन्होंने उसमें से कोई रकम नहीं दी थी। राजीव रंजन ने चंपा के बेटे प्रेमनाथ का नंबर मिलाया तो वो स्विच्ड ऑफ मिला। इससे उन्हें उस पर शक हुआ। उसका नंबर सर्वेलेंस पर लगाने और कॉल डिटेल्स रिपोर्ट निकलवाने पर पता चला कि घटना वाली रात उसके फ़ोन की लोकेशन उसी इलाके की थी जहां मदन मोहन वर्मा रहते थे। फिलहाल उसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर की थी। प्रेमनाथ के बारे में गुप्त रूप से पता किया गया तो जानकारी मिली कि वो नशेड़ी होने के साथ साथ एक बार जेल भी जा चुका था। भजनपुरा थाने की एक पुलिस टीम प्रेमनाथ की तलाश में मथुरा भेजी गई। पुलिस टीम मथुरा पहुंची तो खबर मिली कि प्रेमनाथ दिल्ली चला गया है। पुलिस ने 24 जुलाई को मुखबिर की सूचना पर प्रेमनाथ को करावल नगर दिल्ली के कजरी चौक से हिरासत में ले लिया। थाने में जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार कर लिया कि उसी ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर मदन मोहन वर्मा की हत्या की थी। उसने हत्या की जो वजह बताई वो इस प्रकार थी। मदन मोहन वर्मा सपरिवार दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव के पास हुमायूंपुर में रहते थे। उनका भरा पूरा परिवार था। उनके परिवार में पत्नी यशोधरा के अलावा 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा संजय वर्मा है जो दिल्ली की एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करता है। मदन मोहन वर्मा मिंटो रोड स्थित गवर्नमेंट प्रेस में नौकरी करते थे। अच्छे पद पर होने की वजह से उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी। घर में सब कुछ होने के बावजूद वो परिवार के सदस्यों में कम रुचि लेते थे। पत्नी यशोधरा से भी उनका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं था। दाम्पत्य जीवन में पति की बेरुखी यशोधरा को हमेशा परेशान करती रही। वो चाहती थी कि पति घर परिवार की जरूरतों को समझें, बेटों के सुख दुख के मौके पर उनका साथ दें, पर उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकी। आखिरकार पति की बेजा हरकतों और दाम्पत्य जीवन की कड़वाहट से तंग आकर 4 साल पहले उन्होंने अपने कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। उनकी मौत के बाद मदन मोहन वर्मा ने घरेलू कामकाज के लिए नौकरानी चंपा को 9,000 रुपये वेतन पर रख लिया। गोरे रंग और भरे बदन की चंपा की उम्र करीब 35 साल थी। वो सुबह 9 बजे उनके घर आती और सारा काम निपटाकर शाम को अपने घर चली जाती। चंपा के काम से घर के सारे सदस्य संतुष्ट थे। कभी कभार चंपा को रुपए पैसों की जरूरत होती तो मनमोहन उसकी मदद कर देते थे। बाद में वो चंपा पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए। वो उससे कुछ ज्यादा ही हमदर्दी जताने लगे। चंपा भी अपने मालिक के दयालु स्वभाव से खुश थी। जिस दिन मदन मोहन ऑफिस से जल्दी घर आ जाते या उनकी छुट्टी होती तो चंपा बहुत खुश रहती। वो पूरे दिन उनके आसपास ही मंडराती रहती। घर के सदस्यों को चंपा की ये हरकतें नागवार गुजरने लगीं। संजय ने चंपा से साफ कह दिया कि वो पापा के कमरे में ज्यादा न जाया करे। चंपा को नौकरी करनी थी, इसलिए उसने संजय की बात मानते हुए उनके कमरे में आना जाना कम कर दिया। मदन मोहन को इस बात का पता नहीं था कि चंपा को उनके कमरे में आने के लिए रोक दिया गया है। जब मदन मोहन को महसूस हुआ कि चंपा उनसे दूर रहने लगी है तो एक दिन उन्होंने उससे पूछ लिया। तब चंपा ने बताया, आपके बेटे और बहुओं की नाराजगी की वजह से मैंने ये दूरी बनाई है। चंपा की बात सुनकर मदन मोहन वर्मा को अपने परिवार वालों पर गुस्सा बहुत आया। वो अपने घर वालों के प्रति और कठोर हो गए। करीब 1 साल पहले जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने घर में ये कहकर सबको चौंका दिया कि अब वो उन लोगों से अलग भजनपुरा में अकेले ही रहेंगे। उन्होंने भजनपुरा में किराए पर कमरा ले भी लिया। रिटायरमेंट के बाद उन्हें करीब 20 लाख रुपए मिले थे। इसमें से उन्होंने अपने बेटों को कुछ भी नहीं दिया, जबकि तीनों बेटों और बहुओं को उम्मीद थी कि ससुर के रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिलेंगे उसमें से कुछ उन्हें भी मिलेंगे। मदन मोहन का तुगलकी फैसला सुनकर बेटों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर उनके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। दरअसल उनके दिमाग में चंपा का यौवन मचल रहा था। अब वो अपनी बाकी की जिंदगी चंपा के साथ गुजारना चाहते थे। चंपा की खातिर उन्होंने खून के सभी रिश्ते नातों को दूर कर दिया। इस उम्र में मदन मोहन के इस फैसले से उनके बेटों की कितनी बदनामी होगी, इस बात की भी उन्हें परवाह नहीं थी। उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी और बेटों का साथ छोड़कर भजनपुरा के सी ब्लॉक में कमरा लेकर अकेले रहने लगे।
चंपा भजनपुरा के पास स्थित करावल नगर में रहती थी। उसके परिवार में पति कल्लन के अलावा बेटे भी थे। मूल रूप से मथुरा का रहने वाला कल्लन कामचोर प्रवृत्ति का था। हरामखोर कल्लन बीवी की कमाई पर ऐश कर रहा था। जब कभी उसे पैसों की जरूरत होती, वो चंपा को ही मालिक से कर्ज मांगने के लिए उकसाता था। अब चंपा रोज सुबह मदन मोहन के भजनपुरा स्थित कमरे पर आती और सारा दिन वहां का काम निपटाकर शाम को घर जाती थी। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चला। पर जब वो रात में भी वो मदन मोहन के कमरे में रुकने लगी तो आस पड़ोस के लोगों के बीच उनके रिश्तों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होने लगीं। कुछ लोगों ने उसके पति कल्लन को भी उसकी हरकतों की जानकारी दी, पर कल्लन को तो पहले से ही सब कुछ पता था, इसलिए उसने लोगों की बातों को अनसुना कर दिया। इस तरह चंपा और मदन मोहन मौज मस्ती करते रहे। धीरे धीरे चंपा के पड़ोसियों को भी पता चल गया कि चंपा ने किसी बुढ़े को फांस लिया है। इसके बाद चंपा और मदन मोहन की चर्चा चंपा के मोहल्ले में होने लगी। चंपा का बेटा प्रेमनाथ 21 साल का हो चुका था। वो अब कोई बच्चा नहीं था जो मोहल्ले के लोगों की बातों को न समझता। कोई कोई तो उसे ये तक कह देता कि तेरे दो दो बाप हैं। प्रेमनाथ कुछ करता धरता नहीं था, साथियों के साथ गांजा और कई अन्य नशे करता था। वो अपनी मां के मदन मोहन वर्मा की रखैल होने के ताने सुन सुनकर परेशान रहने लगा था। धीरे धीरे बात बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। एक दिन तो एक दोस्त ने उस पर तंज कसते हुए कहा, अरे तुझे काम धंधे की क्या चिंता है, तेरे तो दो दो बाप हैं, तुझे भला किस बात की कमी है दोस्त। कि ये बात प्रेमनाथ के कलेजे में नश्तर की तरह चुभी। जवानी का खून उबाल मारने लगा। उसने अपने एक नाबालिग दोस्त सुमित, बदला हुआ नाम, को अपना सारा दर्द बताते हुए कहा, सारे फसाद की जड़ बुढ़ा मदन मोहन वर्मा है। उसी के कारण लोग मुझे ताना देते हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं आज ही उसे ठिकाने लगा दूं। इस उम्र की दोस्ती बड़ी खतरनाक होती है। दोस्त का दुख अपना दुख होता है। प्रेमनाथ की बात सुनकर सुमित उसका साथ देने को तैयार हो गया। 20 जुलाई 2017 की रात दोनों दोस्त पूर्व नियोजित योजना के अनुसार मदन मोहन के घर के आसपास तब तक चक्कर लगाते रहे जब तक कि वहां लोगों की लाइटें बंद नहीं हो गईं। सड़क से मदन मोहन का कमरा साफ दिखाई देता था। जब मदन मोहन के पड़ोसी कमरा बंद करके सोने चले गए तो दोनों नशा करके सीढ़ियों से तीसरी मंजिल स्थित मदन मोहन के कमरे के सामने पहुंच गए। उस रात अत्यधिक गर्मी होने के कारण मदन मोहन ने कमरे का दरवाजा खोल दिया था। वो सोने की तैयारी में थे। वो प्रेमनाथ को जानते थे क्योंकि 2-3 बार वो मां के साथ उनके कमरे पर आ चुका था। इतनी रात को प्रेमनाथ को अपने कमरे के बाहर देखकर मदन मोहन कांप उठे। हिम्मत जुटाकर उन्होंने उसे बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन प्रेमनाथ और सुमित ने 61 साल के मदन मोहन वर्मा को संभलने का मौका दिए बगैर साथ लाया अंगोछा उसकी गर्दन में लपेटकर दोनों ने पूरी ताकत से कस दिया। मदन मोहन ने बचने के लिए हाथ पांव मारे, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। वो जीवित न बच जाएं, इसलिए प्रेमनाथ ने वहां पड़ा डंडा उठाकर उनके सिर पर मारा, जिससे सिर से खून बहने लगा। इतना करने के बाद उन्होंने लाश को कमरे में रखे एक कार्टून में बंद करके उसे दीवान के बॉक्स में रख दिया और बाहर आ गए। प्रेमनाथ ने दरवाजे में ताला लगाया और नीचे उतरकर दोनों फरार हो गए। अतिरिक्त थाना प्रभारी राजीव रंजन ने पूछताछ के बाद प्रेमनाथ को 25 जुलाई को अदालत में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि में उससे वो अंगोछा भी बरामद कर लिया गया जिससे मदन मोहन वर्मा का गला घोंटा गया था। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अगले दिन पुलिस ने उसके साथी सुमित को भी गिरफ्तार कर उसे बाल न्यायालय में पेश कर उसे बाल सुधार गृह भेज दिया। आज की हमारी दूसरी कहानी जो आत्महत्या हैदराबाद की है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूट्यूबर कोमली ने प्रेम तनाव में की आत्महत्या। हैदराबाद, कर्नाटक। प्यार से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया। एक यूट्यूबर युवती ने अपने बॉयफ्रेंड की यादों और उससे जुड़े मानसिक तनाव से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। आखिर कौन थी ये यूट्यूबर जिसे प्रेम संबंधों के तनाव ने इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? आइए जानते हैं इस पूरी घटना और उस यूट्यूबर की कहानी के बारे में। ये मामला हैदराबाद से सामने आया है, जहां उभरती हुई यूट्यूबर कोमाली ने अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वो बीएससी की छात्रा थी और पार्ट टाइम यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अपलोड किया करती थी। आत्महत्या से पहले कोमाली ने कुवैत में रह रही अपनी मम्मी को आखिरी संदेश भेजा, मम्मी आप अपना ख्याल रखना। इस खबर के सामने आते ही उनके फैंस सदमे में आ गए। हैदराबाद पुलिस के अनुसार कोमाली का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ प्रेम संबंध था। बताया जा रहा है कि इसी रिश्ते को लेकर वो मानसिक तनाव में थी। पुलिस ने उसके मोबाइल फोन और कॉल रिकॉर्ड खंगाले, जिनसे इस संबंध की जानकारी मिली।
जानकारी के मुताबिक कोमाली विशाखापट्टनम की रहने वाली थी और पिछले 1 साल से हैदराबाद में बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि उसका शव फ्लैट में लटका हुआ है। जांच के दौरान पुलिस को उसकी एक डायरी भी मिली जिसमें उसने लिखा था कि वो उस व्यक्ति का इंतजार कर रही है जिसके साथ उसका 3 सालों से संबंध था। उसने ये भी लिखा था कि वो मेरा नहीं है। पुलिस इन पन्नों को सुसाइड नोट से जुड़ी अहम कड़ी मानकर जांच कर रही है। पुलिस पूरे मामले की विस्तार से जांच कर रही है।